Hello everyone, welcome to IKTab. So let's start with the editorial discussion for 14th of March. Now first of all let's try to understand कि आज हमें कौन कौन से एडिटोरियल को डिस्कस करना है। देखिए हमारे पास जो मेजॉरिटी ऑफ द एडिटोरियल्स हैं वो सबके सब फिर से एक बार इलेक्शन के पर्टेनिंग है, मतलब इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द इलेक्शन के रिलेटेड जितने भी एडिटोरियल्स हैं। सो हमारे पास दो अच्छे एडिटोरियल्स हैं आज। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द अनगाइडेड मिसाइल दैट वाज रिसेंटली लॉन्च फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। मतलब इंडिया से एक मिसाइल पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर गिरती है रिसेंटली 2 दिन पहले। तो इसके बारे में क्या क्या रिपोर्केशन इसके हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते थे और किस किस चीजों को हमने यहाँ पर वायलेट किया है या फिर नहीं किया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस सेकंड विल टॉक अबाउट कि इंडिया का क्या स्टैंड रहा है यूक्रेन के ऊपर। नाउ वी नो कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है एंड इंडिया ने लगातार यहाँ पर अनसेडली एक टाइप कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड किया रशिया को। सो क्या इंडिया का सपोर्ट प्रोवाइड करना रशिया को वाज दैट करेक्ट या फिर नहीं, इस चीज के बारे में समझेंगे एंड विल ट्राई टू थिंक अबाउट इट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझेंगे एंड देन विल ट्राई टू वेट इट कि एग्जैक्टली क्या इंडिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन है तो क्या इंडिया कोई और ऑप्शन चूज कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, उसके बारे में काफी अच्छा एडिटोरियल लिखा हुआ है, तो उसके बारे में हम समझेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट एडिटोरियल दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट द अनगाइडेड मिसाइल दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर वो ड्रॉप होता है। देखिए कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली इंडिया से एक्सीडेंटली एक टाइप की फायरिंग होती है, एक टाइप का मिसाइल फायरिंग होती है जो कि पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर जाकर वहां पे ड्रॉप होता है। ठीक है, नाउ हम जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ऐसी कंट्रीज है जो कि लगातार ऑलमोस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर रहती है। प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा यहाँ पर दोनों कंट्री के बीच में रहती हैं। हम जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच का ऑलरेडी टेंशन जो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रखा है। सिमिलरली यूएसए और रशिया के बीच में, देन यूएसए और चाइना के बीच में। तो पॉइंट है कि ग्लोबल लेवल पे जो टेंशन है वो काफी ज्यादा ऑलरेडी इमर्ज हो रही है। अगर इसी बीच में इंडिया और पाकिस्तान का बीच का टेंशन अगर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है गलती से भी, तो प्रॉब्लम काफी ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो जाती। बट गुड थिंग दैट हैपेंड वाज कि पाकिस्तान के अंदर जिस पर्टिकुलर प्लेस पे ये जाकर मिसाइल गिरी थी वहां पर कोई भी ह्यूमंस प्रेजेंट नहीं थे, तो वहां पर किसी भी टाइप का कोई भी डैमेज वगैरह नहीं हुआ है। ठीक है, सो दैट इज द ओनली गुड थिंग। नाउ देखिए अगर ये चीज मतलब प्रॉब्लम कॉज करती तो काफी ज्यादा मतलब टेंशन वगैरह वो लेवल पे इंक्रीज कर सकती थी। बट लेट्स बी वेरी फॉर्चुनेट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप जो है यहाँ पर खराब नहीं हुए। अब देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट वगैरह प्रोवाइड किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो इंडियन आर्मी है वो कुछ रूटीन मेंटेनेंस वगैरह कर रही थी, उसी के बीच में एक टाइप का टेक्निकल ग्लिच हुआ और उसी कारण वो पर्टिकुलर मिसाइल जो है वो जाकर फायर हो जाता है और पाकिस्तान के अंदर जाकर गिरता है। सो टेक्निकली दिस वाज नॉट अ वॉलंटरी डिसीजन। ऐसा नहीं था कि जानबूझ के इस मिसाइल को फायर किया गया था। देखिए दिस इज अ मिलिट्री स्टेटमेंट, सो यू डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स यहाँ पर। बस सिंपल वर्ड्स में समझिए कि इंडिया ने ये स्टेटमेंट दिया है कि टेक्निकल फॉल्ट्स के कारण हुआ है, जानबूझ के इस पर्टिकुलर मिसाइल को ड्रॉप नहीं किया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस चीज को प्रॉपर्ली चेक करने के लिए इंडिया ने एक हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को भी यहाँ पर डिसाइड किया हुआ, मतलब एक बनाया है, फॉर्म किया है ताकि इस पर्टिकुलर चीज के अंदर प्रॉपर्ली जांच वगैरह हो सके। अपार्ट फ्रॉम दिस जो इंडिया का जो हाई कमिश्नर जो कि इस्लामाबाद के अंदर प्रेजेंट है उसको भी मल्टीपल टाइम्स पाकिस्तान के डिफरेंट ऑफिस के अंदर बुलाया गया, उससे बातचीत की गई और उसके सामने अपने कंसर्न्स वगैरह शो किए गए कि किस तरीके से इंडिया का एक मिसाइल पाकिस्तान के अंदर गिरना दैट इज नॉट अ गुड साइन। और इस चीज के बारे में ऑब्वियसली इंडिया आल्सो रिस्पेक्ट्स दैट पर्टिकुलर थिंग कि इंडिया कोई भी वॉर या फिर कुछ वैसा यहाँ पर स्टार्ट नहीं करना चाहता है। दिस वाज जस्ट एक टाइप का टेक्निकल ग्लिच था जो कि हो गया, बट इट वोंट हैपन अगेन। ठीक है, और इस चीज को इंडिया को मतलब इंश्योर करना होगा कि ऐसा दोबारा कभी भी ना हो। नो पाकिस्तान ने आप एक स्टेटमेंट दिया। पाकिस्तान ने बोला है कि इस पर्टिकुलर मिसाइल का फायर होकर इंडिया के अंदर गिरना, सॉरी मतलब इंडिया का एक मिसाइल जो कि पाकिस्तान के अंदर गिरना कहीं ना कहीं इंडियन जो हैंडलिंग है, मतलब इंडिया जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स को हैंडल कर रहा है उसके अंदर लूपहोल्स को शो कर रहा है, मतलब इंडिया की कमियों को शो कर रहा है। सो यहाँ पर देखिए पाकिस्तान ने इसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं काफी हार्श स्टेप ले लिया है जहां पर एक मिसाइल फायरिंग एंड दैट टू, देखिए दिस इज नॉट अ गुड थिंग। वी आर नॉट ट्राइंग टू ऑब्वियसली जस्टिफाई दिस पर्टिकुलर थिंग कि इंडिया ने जो मिसाइल यहाँ फायर किया था पाकिस्तान के अंदर दैट वाज अ नॉर्मल थिंग, दैट वाज नॉट अ नॉर्मल थिंग, दैट्स वेरी क्लियर। बट द पॉइंट इज कि इस चीज को हम ओवर जस्टिफाई नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है, इंडिया नहीं, इंडिया इसको बहुत ज्यादा ओवर जस्टिफाई कर सकता है और ना ही पाकिस्तान इसको कर सकता है। तो इसके बदले में क्या किया पाकिस्तान ने यहाँ पर एक टाइप का एक और इंक्वायरी बैठाया, बिकॉज पाकिस्तान ने बोला है कि आपने जो इंक्वायरी किया, यानी कि जो इंडिया ने खुद से इंक्वायरी की है दैट इज नॉट गुड, वो इनसफिशिएंट है। सो इंडिया और पाकिस्तान साथ में मिलकर एक ज्वाइंट प्रूव करना चाहते हैं, ऐसा पाकिस्तान के जो भी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बोला है। बट क्या ऐसा होना चाहिए उसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस पाकिस्तान ने यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी से हेल्प मांगी है, मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, जनरल असेंबली हो गया, इन सबसे हेल्प मांगी है। उन्होंने बोला है कि इंडिया पाकिस्तान के आसपास का रीजन जो है उसके बीच में एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज ऑलरेडी रशिया यूक्रेन, रशिया चाइना, मतलब यूएसए और रशिया, इनका जो टेंशन ऑलरेडी काफी ज्यादा इमर्ज हो रहा है। तो इसी बीच में इंडिया पाकिस्तान का जो अगर टेंशन यहाँ पर इमर्ज होता है तो प्रॉब्लम काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। इसी चीज को यहाँ पर रोकने के लिए, मतलब स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर एक टाइप का स्टेबिलिटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखिए एक चीज और समझिए, यहां पर अगर आप यहां पर यूएसए को देखते हैं तो यूएसए अगर आप देखेंगे, अगर आप 20 साल पीछे जाएंगे तो यूएसए पाकिस्तान को काफी ज्यादा सपोर्ट करता था। बट अभी के टाइम में यूएसए का जो पाकिस्तान की तरफ सपोर्ट है काफी ज्यादा ड्रॉप हो गया और यूएसए के रिलेशनशिप इंडिया के साथ काफी अच्छे हो गए। सो टेक्निकली एक चीज तो क्लियर है कि यूएसए इज नॉट गोइंग टू चूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया देखिए ऑल्दो यूएसए इस पर चूज नहीं करने वाला है, बट एक चीज समझिए यूएसए ने यहाँ पर टाइम एंड अगेन एक स्टेटमेंट बोला है दैट इट हैज फियर, मतलब
यहाँ पर फियर है कि एक टाइप का न्यूक्लियर एस्केलेशन यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज देखिए वन साइड वी हैव इंडिया, वन साइड वी हैव पाकिस्तान एंड बोथ हैव न्यूक्लियर पावर। ऑन वन साइड इंडिया जो है उसने मतलब ओवर द डेकेड्स अपने रिस्ट्रेन वर्ड से, अपने थॉटफुल एक्शन से, बहुत ही सोच समझ के उसने अपने वेपन्स को यूज किया है, उसके कारण इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर बोला जाता है। इसका मतलब क्या है, इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, बट पाकिस्तान इज नॉट कंसिडर्ड अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर बिकॉज टाइम एंड अगेन इट हैज थ्रेटन्ड, इसने काफी ज्यादा थ्रेट वगैरह प्रोवाइड किए हैं, नॉट जस्ट टू इंडिया बट टू सेवरल नेशंस, कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आप पे न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। द पॉइंट इज पाकिस्तान ने टाइम एंड अगेन ऐसे स्टेटमेंट्स को चूज किया हुआ है, उसके कारण कहीं ना कहीं इसको एक इररिस्पॉन्सिबल पावर की तरह इसको शो किया जाता है। बट इंडिया ऑन द अदर हैंड, इंडिया ने डेकेड से 1998 वाज द पीरियड जिस दिन इंडिया के पास, जिस टाइम इंडिया के पास एक न्यूक्लियर वेपन आया था, एंड उसके बाद से आज तक इंडिया ने कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स को कभी यूज करने के बारे में नहीं बोला है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया यूजेस अ पॉलिसी कॉल्ड एज नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो फर्स्ट यूज? नाम से पता चल रहा है कि हम कभी भी पहले न्यूक्लियर मिसाइल्स को अटैक नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब न्यूक्लियर मिसाइल से हम कभी भी फर्स्ट अटैक नहीं करेंगे। बट ऑब्वियस बात है, अगर फर्स्ट स्ट्राइक इंडिया के ऊपर होता है तो इंडिया विल गो फॉर द सेकंड स्ट्राइक बट नॉट फॉर द फर्स्ट स्ट्राइक, ठीक है, मतलब इंडिया विल नेवर इनिशिएट अ वॉर दैट इज द न्यूक्लियर वॉर। फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज, दिस नो फर्स्ट पॉलिसी इज आल्सो यूज्ड इन इंडिया का वॉर का जो प्रोपेगेंडा है उसके अंदर भी, मतलब इंडिया ने ये स्टेटमेंट बोला हुआ है कि हम कभी भी किसी पर्टिकुलर वॉर को इनिशिएट नहीं करेंगे, मतलब विल नॉट गो एंड इनिशिएट अ पर्टिकुलर वॉर, हम कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिसके कारण एक पर्टिकुलर वॉर प्रवोक हो किसी भी दो कंट्री के बीच में, बीट पाकिस्तान, बीट चाइना या फिर कोई भी थर्ड कंट्री हो। तो द पॉइंट इज, इंडिया अगर यहाँ पर नो फर्स्ट यूज को मतलब, और देखिए सिर्फ बोलता नहीं है इंडिया ने आज तक ऐसा किया है, इंडिया ने आज तक कभी भी किसी वॉर को इनिशिएट नहीं किया है, आज तक कभी किसी भी कंट्री को न्यूक्लियर का थ्रेट नहीं दिया है, ना ही कभी भी न्यूक्लियर वॉर को स्टार्ट किया है। तो इसका मतलब क्या है, इंडिया ने अपने एक रिस्पॉन्सिबल पावर का जो भी जिम्मेदारी है इसकी, उसको प्रॉपर्ली निभाई है, और इसने अपनी जो ये पर्टिकुलर रिकॉग्निशन है उसको मतलब ओवर द इयर्स उसने कमाया है, राइट। तो एक चीज हमें समझना होगा, हमारी जो सिक्योरिटी है, हमारी न्यूक्लियर कमांड की, हमारी टेक्निकल कैपेबिलिटीज की, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो बहुत ही स्ट्रॉग है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी जो रिसेंटली जो दिक्कत हुई है, जिसके कारण इंडिया से एक मिसाइल पाकिस्तान के अंदर जाती है, इस चीज के कारण इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर कहीं ना कहीं इंडिया का जो रेपुटेशन है वो डाउनग्रेड हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली आप ऐसे किसी एक मिसाइल को दूसरे कंट्री के अंदर फायर नहीं कर सकते और बाद में ये नहीं बोल सकते कि एक रूटीन मेंटेनेंस था और गलती हो गई हमसे। बिकॉज देखिए, अपार्ट फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फैक्ट्स, जस्ट ट्राई टू थिंक वन थिंग, अगर ये पर्टिकुलर मिसाइल किसी ऐसे एरिया के अंदर जाकर ड्रॉप हो जाती जहां पर ह्यूमन हैबिटेशन रह रहा था, तो सोचिए फिर वहां पर कितना ज्यादा लाइफ का लॉस हो जाता, राइट। पोटेंशियल जो भी डैमेज होता वो काफी ज्यादा हो जाता। सो लेट्स बी वेरी फॉर्चुनेट कि ये एक ऐसी जगह पर जाकर ड्रॉप हुआ जहां पर कुछ नहीं था, जहां पर बिल्कुल बंजर जमीन थी, वहां जाकर गिरता है। बट स्टिल वी नीड टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दीज एक्शंस, और हमें अपने रेपुटेशन को यहाँ पर फिर से अगर करना है तो हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर अपने कॉन्फिडेंस को फिर से रीस्टोर करना होगा, और उसके लिए हमें एक बार फिर से अपने जो भी हमारे प्रिंसिपल्स वगैरह हैं उसको फिर से रिट्रेट करना होगा। नाउ ऑन दी, मतलब अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो इंडिया ने किसी भी मिसाइल का नाम नहीं लिया है कि कौन सा मिसाइल लेकर वहां पे ड्रॉप हुआ था, बट एक चीज हमें समझ आती है। देखिए, दिस वाज अराउंड 124 किलोमीटर इनसाइड द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, मतलब इंडिया से जहां पे ड्रॉप हुआ, लेट मी शो यू दिस थिंग ऑन मैप। ऑलराइट, इस चीज को देखिए, दिस इज अ प्लेस इन पंजाब। हो सकता है कि आपको मैप समझना है, और वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दिस मैप, बस आप हल्के से ध्यान से देखिए। पंजाब का एक पर्टिकुलर प्लेस था, वहां से ये मिसाइल का ओरिजिनेशन माना जाता है, वहां से दिस इज एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसके ऑलमोस्ट 124 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान देयर इज अ मतलब प्लेस, नो नीड टू रिमेंबर द प्लेस। उस पर्टिकुलर प्लेस यानी देखिए मुल्तान के काफी पास है ये पर्टिकुलर प्लेस, वहीं पे जाकर ये मिसाइल ड्रॉप हुआ था। बट ये चीज जहां पे मतलब गिरा था वो बिल्कुल बंजर जमीन थी, बिल्कुल खाली जमीन थी, सो किसी भी टाइप का लॉस नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अगर आप पाकिस्तान के डिस्क्रिप्शन को समझेंगे कि एग्जैक्टली किस टाइप की मिसाइल पाकिस्तान के अंदर गिरी थी, तो पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट दिया है फॉर द इंटरनेशनल वर्ल्ड, ऑब्वियसली वो शो करना चाहता है कि हम एक विक्टिम हैं एंड ऑल। अब देखिए, उसने बोला है कि दिस पर्टिकुलर जो मिसाइल है दैट वाज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 3 टाइम्स एट द स्पीड ऑफ साउंड, फर्स्ट थिंग्स। सेकंड चीज, इट वाज मूविंग एट अ स्पीड मतलब एट अ हाइट ऑफ 40,000 फीट्स, एंड थर्ड चीज, दिस पर्टिकुलर मिसाइल इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल। अगर आप इन तीनों चीजों को देखेंगे तो आपको भी अब तक मालूम चल गया होगा कि कौन से मिसाइल के बारे में बात कर रहे हैं। दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ब्रह्मोस एंड सुपरसोनिक। अब देखिए, सुपरसोनिक अगर बोला है तो इसके बारे में कुछ बात करते हैं। देखिए, सुपरसोनिक का सीधा सा मतलब होता है कि मिसाइल की स्पीड क्या थी, ठीक है, स्पीड के बारे में बात करता है। सो अगर स्पीड के बारे में बात करता है, देखिए मिसाइल की जो स्पीड होती है ना, दैट इज एक्चुअली मेजर्ड थ्रू जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, ठीक है, साउंड के स्पीड से उसको करते हैं, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड एज मैक, MACH मैक, ठीक है, मैक बोलते हैं इसे। ऑलराइट, लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली मैक होता क्या है। देखिए, मैक इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड, सिंपल वर्ड में, ठीक है, 1 मैक इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। अब देखिए, कोई भी ऐसी मिसाइल जो कि एग्जैक्टली स्पीड ऑफ साउंड पे ट्रैवल करती है ना, दैट थिंग इज कॉल्ड एज कि वो सोनिक स्पीड से मूव कर रही है, मतलब दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ सोनिक मिसाइल। नाउ अब अगर वो पर्टिकुलर मिसाइल स्पीड ऑफ साउंड से मतलब धीरे मूव करती है, मतलब लेस देन 1 मैक पे मूव करती है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड जो भी है उससे मतलब उसके कंपैरिजन में काफी धीरे मूव कर रही है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ सबसोनिक, ठीक है, सबसोनिक मिसाइल।
ऑलराइट, अब हमने देखा कि स्पीड ऑफ साउंड पे अगर मूव करेगी उसे कहेंगे सोनिक मिसाइल। अगर कोई स्पीड ऑफ साउंड से नीचे यानी कि 1 मैक से धीरे मूव करेगी, दैट थिंग इज कॉल्ड सबसोनिक। अब देखिए, जस्ट सपोज कि एक पर्टिकुलर मिसाइल है जो कि 2 या फिर 2 से लेकर के 5 मैक के बीच में मूव कर रही है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से 2 गुना से लेकर के 5 गुने के बीच में मूव कर रही है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो है ना 2 से 5 मैक वाला, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज सुपरसोनिक, सुपर, ठीक है। और जो 5 से ऊपर वाला है दैट थिंग इज कॉल्ड एज हाइपरसोनिक। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कराता हूं। देखिए, स्पीड ऑफ साउंड से अगर लेस होगा, 1 मैक से लेस होगा, दैट थिंग इज कॉल्ड एज सबसोनिक। अगर स्पीड ऑफ साउंड के बराबर होगा, दैट थिंग इज कॉल्ड एज सोनिक। अगर स्पीड ऑफ साउंड से 2 से 5 मैक के बीच में हुआ, देन दैट थिंग इज कॉल्ड एज सुपरसोनिक, ठीक है। सो सबसोनिक, सोनिक, सुपरसोनिक एंड फाइनली कम्स हाइपरसोनिक, ठीक है। जो अगर 5 मैक से ऊपर हुआ तो आपको बस ये चीज याद रखना है। ये क्वेश्चन सिंपली प्री के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। ऑलराइट, तो अब ये समझिए कि ब्रह्मोस के बारे में बात कर रहे हैं, और ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जो कि इंडिया के तीनों सर्विसेज के पास प्रेजेंट है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के पास प्रेजेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस 2016 के अंदर इंडिया ने एमटीसीआर को ज्वाइन किया था। एमटीसीआर का मतलब क्या है? मिसाइल टेक्नोलॉजी एंड कंट्रोल रेजिम। इसका मतलब क्या है कि इंडिया के पास जो भी मिसाइल की टेक्नोलॉजीज है उसको कभी भी इंडिया पहली बात तो प्रोलिफरेट नहीं करेगा, सेकंड चीज किसी दूसरे कंट्री के अगेंस्ट यूज नहीं करेगा। इस चीज सब चीजों के बारे में इंडिया ने रीट्रेट किया हुआ 2016 के अंदर, एंड दैट इज व्हाई इंडिया इज कंसिडर्ड अ रिस्पांसिबल एंड रिलायबल डिफेंस पार्टनर फॉर एनी कंट्री। और इसी के कारण इंडिया के साथ हर एक कंट्री जो है, मतलब अलग अलग कंट्रीज जो है इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहती है। तो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल जो कि इंडिया के पास है राइट नाउ। यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस, आपको बस सिंपली मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से बैलिस्टिक मिसाइल इंडिया के पास है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ बैलिस्टिक मिसाइल? बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसा मिसाइल होता है जो कि बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है। दिस थिंग इज कॉल्ड एज बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी, ठीक है। अब देखिए सिंपली, अगर इंडिया का एटमॉस्फेयर यहां तक प्रेजेंट है तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है ना वो एटमॉस्फेयर से बाहर निकलता है, उसके बाद वापस एटमॉस्फेयर के अंदर आता है, फिर जाकर ड्रॉप करता है। अब जब भी आप एक मिसाइल होता है, अगर आपके पास एक बैलिस्टिक मिसाइल है तो उसको इनिशियली जो आप प्रोपेल करेंगे, मतलब इनिशियली जो आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे ना, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा फ्यूल चाहिए होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उसके लिए फ्यूल चाहिए होगा, बट एक बार अगर वो एटमॉस्फेयर से बाहर निकल गया, उसके बाद वो अपने खुद के ग्रेविटी, अपने खुद के इनर्शिया और अपने खुद के दम पे मूव करता है, और मतलब एयर का रेजिस्टेंस कैसा है, प्रेशर कैसा है, उन सब चीजों पे मूव करता है। पॉइंट इज, एक लिमिटेड टाइम के बाद बैलिस्टिक मिसाइल को किसी भी टाइप का फ्यूल नहीं चाहिए होता है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। सो बैलिस्टिक मिसाइल इज अ मिसाइल जिसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फ्यूल नहीं चाहिए होता है। अब देखिए सेकंड चीज, बैलिस्टिक मिसाइल जो है एटमॉस्फेयर से बाहर निकलता है, वापस एटमॉस्फेयर के अंदर आता है और फिर जाके टारगेट को हिट करता है। नो, एक चीज हमने समझा कि बैलिस्टिक मिसाइल का जो लास्ट पॉइंट होगा, स्पेशली इस टाइम में क्या होगा, इसके पास मतलब जो भी जिसने भी उसको फायर किया उसके पास कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। बिकॉज हमने देखा ना, कंट्रोल सिर्फ इतनी देर रहता है जहां तक फ्यूल रहता है, उसके बाद सारा का सारा जो मतलब रास्ता है वो बैलिस्टिक मिसाइल खुद से कवर करता है। दैट इज वाई जो भी इसकी एक्यूरेसी होती है ना, बहुत ही लो होती है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, बैलिस्टिक मिसाइल की एक्यूरेसी बहुत लो होती है, यानी कि अगर आपने टारगेट यहां पर किया तो हो सकता है कि आपका टारगेट यहां पर अटैक हो, या फिर यहां पर अटैक हो, या फिर यहां पर अटैक हो, बिकॉज ये एयर रेजिस्टेंस के ऊपर काम करता है। ऑल्दो जब इसको फायर किया जाता है तो इस एंगल से फायर किया जाता है कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी प्रोवाइड करे, बट फिर भी उसकी 100% एक्यूरेसी हर बार नहीं मिलती है, ठीक है। अब देखते हैं, समझते हैं कि इंडिया के पास कौन कौन से बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रेजेंट है ऑलरेडी। फर्स्ट इज प्रहार, जिसकी रेंज बहुत ही कम थी और हमारे पास पहला बैलिस्टिक मिसाइल था 150 किलोमीटर के आसपास में। देन वी केम विद ब्रह्मोस। ब्रह्मोस को इंडिया और रशियन दोनों ने साथ में मिलकर बनाया था, और एक टाइप का क्रूज मिसाइल भी है, और जिसकी रेंज ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर है, बट इसको इंक्रीज करके हम लोग ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर, और हमने धीरे धीरे हम इसको 2000 किलोमीटर के रेंज तक भी हम पहुंच चुके हैं। देन कम्स वी हैव पृथ्वी, वी हैव अग्नि, वी हैव निर्भय। देन अग्नि 1 के बाद अग्नि 2 बनाया, अग्नि 3 बनाया, अग्नि 4 बनाया, एंड राइट नाउ वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अग्नि 5। नाउ दिस अग्नि 5 माइंड यू इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड वन ऑफ द जो सबसे ज्यादा रेंज वाला जो बैलिस्टिक मिसाइल है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो ये है, बिकॉज इसका रेंज अगर आप देखेंगे दैट इज मोर देन 5000 किलोमीटर। दिस इज द काइंड ऑफ रेंज जो कि हम बात कर रहे हैं। और इस 5000 किलोमीटर के अंदर देखेंगे तो एंटायर जो बेसिकली सेंट्रल एशिया, एंटायर ये जितना भी साउथ एशिया वाला पार्ट है, सबका सब इसके अंदर आता है पूरी तरीके से। देखिए, वी आर नॉट ट्राइंग टू थ्रेटन एनी किसी भी कंट्री को, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू अपग्रेड आवर मिसाइल सिस्टम, ताकि हम अपने आप को ज्यादा सिक्योर फील कर सके, ठीक है। इसलिए इंडिया ने अपना बैलिस्टिक मिसाइल को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। राइट नाउ इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रह्मोस। ब्रह्मोस को ज्यादा एडवांस बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि इसकी रेंज को भी 5000 जो किलोमीटर है वहां तक इसको लेके जा सके, ठीक है। अब इंडिया यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट मिसाइल्स को यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, जिसके अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी प्रेजेंट है, और इस चीज के लिए इंडिया को लगातार चेक करते रहना होगा। इंडिया का जो चेक्स एंड बैलेंसेस उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, ताकि ऐसे एक्सीडेंट्स वगैरह जो भी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर हुआ है वो चीजें बार बार ना हो, फिर से ना हो। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पर और बताता हूँ। देखिए, जो ऑथर है वहां पर उन्होंने एक और चीज को यहाँ पर अलग से मेंशन किया हुआ है। उन्होंने बोला है कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब ऐसा कोई मिस्टेक यहाँ पर हुआ है। आपको याद है इन 2019 आई थिंक दैट वाज 26 ऑफ फरवरी, दैट जिस दिन बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, ठीक है। बालाकोट से एयर स्ट्राइक आया था आपको। बालाकोट इज अ प्लेस इन पाकिस्तान। तो जिस टाइम हमारा पुलवामा पे अटैक हुआ था, मतलब जो कि हमारे सीआरपीएफ जवानों के ऊपर अटैक हुआ था, दैट वाज एक्चुअली डन बाय पाकिस्तानी कुछ टेररिस्ट वगैरह ने अटैक किया था। सो व्हाट इंडियन गवर्नमेंट ट्राइड वाज, इंडियन गवर्नमेंट ने उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो भी यहाँ पर जो प्लेस था ना बालाकोट के अंदर, उसके ऊपर अटैक किया। नाउ व्हाइल डे, मतलब जब उन्होंने ये चीज किया ना, उससे पहले क्या हुआ, मतलब जब ये अटैक हो चुका था उसके जस्ट नेक्स्ट डे यानी कि 27 ऑफ फरवरी को देयर वाज अ इंडियन हेलीकॉप्टर जिसका नाम था MI-17V5। ये हेलीकॉप्टर जो था वो मतलब ऊपर की तरफ जा रहा था, उसने श्रीनगर से यहाँ पर टेक ऑफ किया था।
अब श्रीनगर से टेक ऑफ करने के मुश्किल से 10 मिनट के अंदर, मतलब विद इन 10 मिनट्स, उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर दिया गया, मतलब इस हेलीकॉप्टर को शूट डाउन कर दिया गया और ये क्रैश हो गया और इसके अंदर जितने भी लोग थे सबके सब मारे गए। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर, देखिए MI-17V5 ये एक इंडियन हेलीकॉप्टर है जो कि इंडिया के श्रीनगर से टेक ऑफ करता है और जैसे ही वो एयर स्पेस को के आसपास घूम रहा था 10 मिनट के अंदर इसको शूट डाउन कर दिया जाता है। जब इसके बारे में जब इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन वगैरह वो मालूम चला तो पता चला कि इंडिया के खुद के ही कुछ इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने इस चीज को शूट डाउन कर दिया है इन अ थ्रेट कि हो सकता है कि ये एक टाइप का मिसाइल है, मतलब उनको ऑब्वियसली ये चीज परसीव नहीं कर पाए वो अच्छे से और उन्होंने इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर को एक मिसाइल समझ के उसको शूट डाउन कर दिया। दिस वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जब एक फ्रेंडली फायर के अंदर हमारा खुद का हेलीकॉप्टर मारा गया था, मतलब ब्लास्ट हो गया था बेसिकली, उसके अंदर जितने भी लोग थे वो सब मारे गए थे। तो दिस वाज द थिंग। देखिए ये जो रिसेंटली जो पाकिस्तान के ऊपर जो ये मिसाइल गई है, दैट इज नॉट द फर्स्ट मिस्टेक दैट हैज बीन हैपेंड इन द लास्ट 2 to 3 years। हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक के जस्ट बाद अपने खुद के एक टाइप के हेलीकॉप्टर को यहाँ पे ब्लास्ट कर दिया था। सो ऑथर यहाँ पर इसी चीज को रीट्रेट कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम्स यहाँ पर पहली बार हुई है, बट हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो पाकिस्तान के अंदर जो मिसाइल हुई है, उस जो मिसाइल गई है उस चीज का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हमें किसी भी टाइप के डाउट्स को सॉल्व करने के लिए हमें हर एक स्टेप लेना चाहिए। यहाँ पर ऑल द पाकिस्तान ने यहाँ पर बात की है ज्वाइंट प्रूफ के बारे में, बट जो ऑथर है वो यहाँ पर मानते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज को ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको ज्वाइंट प्रूफ की जरूरत नहीं है। इंडिया अकेले इस चीज को कर सकती है, बट इस चीज के ऑब्जेक्टिव्स डेफिनेटली अचीव होने चाहिए, बिकॉज हम नहीं चाहते कि इंडिया का जो रोल है एज अ रिस्पॉन्सिबल पावर वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाए या फिर किसी भी तरीके से डिक्लाइन हो। इंडिया को अगर सुपर पावर बनना है तो उसके लिए अपनी हेजेमनी को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है और उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है जो नो फर्स्ट यूज का जो इंडिया का पॉलिसी है उस चीज को यहाँ पर इंडिया को मेंटेन करना होगा। Now, this was our first editorial. I hope आपको ये चीजें प्रॉपर्ली समझ आए कि एग्जैक्टली इंडिया और पाकिस्तान का इशू क्या क्या हुआ है और क्या क्या चीजें नहीं हुई। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। यहाँ बात करने वाले व्हाट इज इंडिया स्टैंड ऑन यूक्रेन वॉर और क्या ये सही है या फिर गलत है और किस तरीके से इस चीजें एक्चुअली मूव कर रही है, हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन के ऊपर और ये कहीं ना कहीं एक टाइप का मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है इंडिया के ऊपर कि इंडिया को एक सही स्टेप लेना था। क्यों? इंडिया के पास दो फैक्टर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज है और लार्जेस्ट कंट्री होने के बाद मतलब के कारण इंडिया के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल्स है। ठीक है, आप जानते हैं इंडिया की पॉपुलेशन सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। सो अगर इंडिया की पॉपुलेशन सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है तो इंडिया के सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना ये जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो मतलब उनका काम है। सोचिए, अगर इंडियन जो सिटीजन्स है उनको प्रोटेक्ट करना अगर इंडियन गवर्नमेंट का काम है तो यूक्रेन के अंदर जो रह रहे हैं वो भी तो वहां के सिटीजन्स ही है ना, राइट? तो उनके देखभाल करने के लिए भी कहीं ना कहीं इंडिया को कुछ ना कुछ स्टेप्स तो लेने ही होंगे। अगर फिजिकली डायरेक्टली इंडिया कोई स्टेप नहीं ले सकता तो एटलीस्ट मॉरली तो लेने ही होंगे। और सेकंड चीज, इंडिया टाइप की डेमोक्रेसी है। अगर इंडिया डेमोक्रेसी है तो इंडिया को यहाँ पर लोगों की सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं यूक्रेन के लोगों के साथ काफी सहानुभूति रखते हैं, राइट? और सहानुभूति को प्रॉपर्ली मेंटेन करना, यानी कि इंडिया का जो कलेक्टिव डिसीजन है, इंडिया के लोगों का जो कलेक्टिव डिसीजन है उस चीज को प्रॉपर्ली मेंटेन करना ये भी इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट इसके बावजूद यूनाइटेड नेशन के अंदर राइट नाउ इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया रशिया के इस पर्टिकुलर इन्वेजन को कंडेम करने से, मतलब इसके बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया और इंडिया ने इस पर्टिकुलर वोटिंग से एब्सटेन किया। सेकंड चीज, इंडिया बोलता है सारे के सारे प्रॉब्लम्स को आप डायलॉग से मतलब डायलॉग के थ्रू सॉल्व करो। दिस इज नॉट अ बैड थिंग, दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। डायलॉग से सॉल्व करना दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन, बट द पॉइंट इज अभी वॉर ऑलरेडी इतना ज्यादा एस्केलेट हो चुका है, प्रॉब्लम इतनी ज्यादा एस्केलेट हो चुकी है कि दैट इट इज नॉट नेमिंग टू कम डाउन, ये चीजें प्रॉब्लम कम नहीं हो रही है। सो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने होंगे जिससे कि रशिया का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट यहाँ पर मतलब डाउन होना चाहिए और उस पर्टिकुलर जैसे ही रशिया का सपोर्ट यहाँ पर डाउन होगा ऑटोमेटिकली हो सकता है कि आगे जाकर रशिया इस पर्टिकुलर इन्वेजन को रोक दे। नाउ एक चीज समझिए, यूक्रेन के अंदर बहुत सारे यूक्रेन के सिटीजन्स रह रहे हैं और कुछ इंडिया के सिटीजन्स भी रह रहे थे जो कि स्टूडेंट्स वगैरह थे, जो कि वर्कर्स वगैरह थे, जो कि वहां पे काम कर रहे थे या फिर जो अपनी पढ़ाई कर रहे थे। नाउ इंडिया ने रिसेंटली अपना मिशन गंगा को लॉन्च किया था, आपको याद होगा। उसके थ्रू इंडिया ने यूक्रेन के अंदर जितने भी इंडियन सिटीजन्स थे उनको तो मतलब बचा करके इंडिया वापस ले आए। बट द पॉइंट इज व्हाट अबाउट द सिटीजन्स ऑफ यूक्रेन? हमने उनके बारे में कोई भी स्टेप्स नहीं लिया। हम यहाँ तक कि फिजिकली अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनके बारे में मॉरली अगर हमें कुछ करना है तो हमें वो डेफिनेटली करना चाहिए, बट हम वहां पर वो भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक ही समझेंगे, जितने भी ऑब्जर्वर्स यहाँ पर जो कि थर्ड कंट्रीज जो कि इंडिया के डिसीजन को यहाँ पर चेक कर रही है उनके सामने उनके लिए इंडिया जो है एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक कंट्री है। सो अगर इंडिया एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडिया को अगर उस तरीके से बिहेव करना है एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह, तो इंडिया को कहीं ना कहीं विल ऑफ द पीपल को यहाँ पर मतलब एंटरटेन करना होगा। तो एक चीज हम जानते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एब्सटेन किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जनरल असेंबली के अंदर इंडिया ने वोटिंग एब्सटेन कर दिया, मतलब रशिया के अगेंस्ट कोई भी स्टेप यहाँ पर नहीं लिया। देखिए, हम अगर हम बाहर जाकर जनरल प्रिंसिपल देखें तो रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर आप सपोर्ट देखेंगे कि इंडियन सिटीजन्स का ज्यादा सपोर्ट किस तरफ है, रशिया का या फिर यूक्रेन की तरफ, तो आई एम वेरी श्योर कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग होंगे जो हु आर एक्चुअली सपोर्टिंग यूक्रेन राइट नाउ। देखिए, हम डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते बट एटलीस्ट मॉरली वी आर ट्राइंग टू सपोर्ट यूक्रेन। तो इस चीज के बारे में अगर बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द जो इंडियंस हैं वो कहीं ना कहीं यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जो हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है जो कि एक्चुअली डेमोक्रेसी है, जिसको हमारी बात माननी चाहिए, जो हमारे लोगों की बात माननी चाहिए, वो कहीं ना कहीं रशिया को सपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली।
इस चीज के बारे में भी यहाँ पे समझने की जरूरत है हमें। अब देखिए कुछ आर्गुमेंट्स वगैरह ऐसे हैं जो कि हमने लगातार मतलब इंडिया ने कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स वगैरह दिए हैं कि क्यों हमने यूनाइटेड नेशन में इंडिया जो जो इंडिया ने एब्सटेन क्यों किया, रशिया के अगेंस्ट हमने वोट क्यों नहीं किया, हम यूक्रेन के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, इंडिया ने इसके अगेंस्ट कुछ यहाँ पर स्टांसेस वगैरह दिए हैं, कुछ आर्गुमेंट्स दिए हैं। तो बारी बारी से हम सारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं, सारे आर्गुमेंट्स को देखते हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट दैट कम्स टू आवर माइंड इज प्रिंसिपल्स वर्सेस इंटरेस्ट। नाउ हमने लगातार ये इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को देखा है कि इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर देयर इज नो कॉमन फ्रेंड। ठीक है, कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता। देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज परमानेंट एंड दैट इज अ परमानेंट इंटरेस्ट। सो अगर सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट मतलब हमारा वो है परमानेंट है, तो क्या हम सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं? तो क्या हमारे प्रिंसिपल्स के ऊपर हम जो हमारे सिद्धांत है, बेसिकली हम अपने सिद्धांत के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सिर्फ हमारे इंटरेस्ट के ऊपर कि हमारा राइट नाउ इंटरेस्ट क्या है। अब देखिए हमारे प्रिंसिपल्स क्या है वो कहीं ना कहीं हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। हमारे सिद्धांत क्या है हमने उसको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, बट हमारे इंटरेस्ट हमें पता है। फर्स्ट हमारा इंटरेस्ट क्या है? फर्स्ट हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम सोवियत यूनियन यानी कि रशिया के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। किस चीज के लिए? अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए। सेकंड चीज, पाकिस्तान के अगेंस्ट जब भी मतलब पाकिस्तान जब भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया के अगेंस्ट कोई भी मोशन लेके जाता है, तो इट इज रशिया जो कि एक्चुअली सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इन सब चीजों को वायलेट मतलब वो कर देती है, वीटो लगा के बंद कर देती है। तो क्या हमारी यहाँ पे रशिया की जरूरत बहुत ज्यादा है, और इसी जरूरत के कारण क्या हम रशिया को यहाँ पे राइट नाउ सपोर्ट कर रहे हैं? एक चीज समझिए, जस्ट सपोज यू हैव सम फ्रेंड, ठीक है, जस्ट सपोज योर नेम इज ए एंड आपका फ्रेंड है जिसका नाम बी है। तो जस्ट सपोज ही इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस आपके साथ तो बी बहुत अच्छे तरीके से रहता है, बट बी को अगर आप रिलेशन देखोगे सी के साथ और डी के साथ और ई के साथ, तो उसके रिलेशनशिप बहुत खराब है, जो कि बी जो है सी डी ई तीनों को बहुत ज्यादा बुली करता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है, उनको बहुत ज्यादा मतलब तंग करता है। द पॉइंट इज आप यहां पर क्या स्टांस लोगे? द सेम डायलेमा इज राइट नाउ विद इंडिया। देखिए ए यहां पर इंडिया को समझ सकते हैं, बी आप रशिया को समझ सकते हैं, और सी डी मतलब इसमें से किसी को आप यूक्रेन को समझ सकते हैं। सो पॉइंट ये है कि ऑल्दो ए और बी काफी अच्छे रिलेशनशिप में है, बट इसके बावजूद बी जो है लगातार सी डी ई को यहां पर परेशान कर रहा है, और इंडिया के यानी कि ए के जो मतलब प्रिंसिपल्स है दीज आर अगेंस्ट दीज थिंग्स। तो इंडिया को यहां पर क्या कोई स्टांस लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? तो दिस इज अ कॉल। देखिए ये कॉल अभी तक जो इंडिया ने कॉल लिया है वो इसके अगेंस्ट लिया है, मतलब इंडिया ने अभी तक कोई भी स्टांस नहीं लिया है। लेट्स होप कि इंडिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से इस पर्टिकुलर वायलेंस को कंडेम करे और इस चीज को वापस लेकर आए, ताकि इंडिया इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कुछ ना कुछ कोशिश करे। अब एक चीज और समझिए आप कि जस्ट बिकॉज रशिया हमें यूएस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सपोर्ट करेगा और जस्ट बिकॉज रशिया हमें डिफेंस इक्विपमेंट देगा, तो क्या इस चीज के लिए हम इस चीज को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दें कि राइट नाउ रशिया ने यूक्रेन के अंदर काफी सारे प्रॉब्लम्स और काफी ज्यादा हैवक क्रिएट किया हुआ है, और इसी चीज के कारण इंडिया का जो एक स्टेटमेंट है किसी को भी कन्विंस नहीं कर रहा है। वर्ल्ड की जितने भी कंट्रीज है कहीं ना कहीं इंडिया के साथ अभी यहाँ पे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक चीज समझिए, ऑथर यहाँ पर बोलते हैं कि जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल्स होते हैं वो इतने भी अलग नहीं होते हैं, दोनों कहीं ना कहीं बहुत ही पास में होते हैं। सोचिए जो हमारे सिद्धांत है, जो हमारे प्रिंसिपल्स है, अगर हम उसी को अपने सबसे इंपॉर्टेंट बिलीव्स बना ले, मतलब हमारे जो सिद्धांत है उसी को अगर हम अपनी सोच बना ले, ठीक है, तो क्या हमारे जो एक्शंस होंगे, जो भी हमारे इंटरेस्ट होंगे, क्या वो उससे मतलब अलग हो सकते हैं? सोचिए अगर आपका कोई भी प्रिंसिपल है दैट यू वांट नॉन वायलेंस, अगर आपका प्रिंसिपल है नॉन वायलेंस, अगर आपका बिलीफ के अंदर भी नॉन वायलेंस आ जाए कि हाँ हमारी सोच भी नॉन वायलेंस को सपोर्ट करती है, तो क्या कल को कभी भी अगर कोई भी ऐसा एक्शन होगा जहां पर नॉन वायलेंस मतलब नहीं होगा, मतलब जहां पर कभी भी वायलेंस होगा, तो क्या आप इसके अगेंस्ट अपोज नहीं करेंगे? सेम थिंग यहाँ पर, यानी कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल्स को हमें यहाँ पर सेम मॉडल के अंदर लेके चलना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे इंटरेस्ट कुछ और है, हमारे प्रिंसिपल्स कुछ और है। राइट नाउ इंडिया का प्रिंसिपल क्या है? इंडिया का प्रिंसिपल है कि एक टाइप का नॉन वायलेंस, हम एक नैम की पॉलिसी को फॉलो करते हैं जहां पर हम नॉन वायलेंस हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। महात्मा गांधी हमारे फादर ऑफ द नेशन, ही सपोर्ट्स नॉन वायलेंस, ठीक है। बट राइट नाउ जब वायलेंस चल रहा है यूक्रेन के अंदर, तो हमने यहाँ पर अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी है। जो हमारा इंटरेस्ट क्या है? अपना हमारे रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप को, तो यहां पर हम कहीं ना कहीं इस नॉन वायलेंस को हमने साइड छोड़ दिया है। लेकिन हमें अगर हम ध्यान रखें तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल्स इतने भी अलग नहीं है, दोनों को हम साथ में लेके बिल्कुल चल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इंडिया को देखिए, एक चीज समझिए, इंडिया को अगर आगे जाकर टेरिटोरियल अग्रेशन का विक्टिम नहीं बनना है, मतलब आगे जाकर सोचिए प्रॉब्लम इंडिया के अंदर भी तो इमर्ज हो सकती है ना, तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए इंडिया को आज ही कम्युनिकेट करना होगा। इंडिया को रशिया के अगेंस्ट आज खड़ा होना पड़ेगा और यूक्रेन के साथ मतलब रहना पड़ेगा। अगर इंडिया रशिया के साथ मतलब अगर इंडिया राइट नाउ यूक्रेन के साथ नहीं होती है, तो कल को अगर मतलब इंडिया के ऊपर कोई प्रॉब्लम होती है, तो शायद कोई और कंट्री भी इंडिया के ऊपर मतलब इंडिया के साथ में नहीं आएगी। Now, ये चीज हम समझे फर्स्ट नेशनल मतलब जो हमारे प्रिंसिपल्स वर्सेस इंटरेस्ट था। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। यहाँ बात करते हैं हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स के बारे में। क्यों इंडिया रशिया के अगेंस्ट डिसीजंस नहीं ले रहा है? बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इंडिया लगातार यूएसएसआर या फिर रशिया ने जो भी सपोर्ट इंडिया को किया है ओवर द टाइम्स अपने पास्ट के अंदर, उसका कहीं ना कहीं एक टाइप का रिस्पॉन्स दे रहा है इंडिया कोई भी स्टेप ना लेकर के। बट अगर आप एक चीज समझिए, इंडिया अगर राइट नाउ रशिया के अगेंस्ट कोई स्टेप नहीं ले रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया चाइना के साथ है ना, बिकॉज चाइना भी कोई स्टेप नहीं ले रहा रशिया के ऊपर, रशिया भी कोई स्टेप नहीं ले रहा अपने ऊपर, और इंडिया भी कोई सपोर्ट नहीं ले रहा है। तो अब देखिए इंडिया अभी चाइना और रशिया के लीग के अंदर जा चुका है, और चाइना को अगर आप देखेंगे तो चाइना लगातार एक हैबिचुअल वायलेटर रहा है, जो कि राइट नाउ उसने कभी भी पिछले 20-30 सालों में अगर आप देखेंगे तो उसमें लगातार ऐसे प्रॉब्लम्स इमर्ज हुई हैं जो कि वो अपने खुद के ही सिटीजन्स के ऊपर एट्रोसिटीज करता है।
मतलब कि जो भी इंटरनेशनल नॉर्म्स वगैरह हैं, जो भी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के जो नॉर्म्स वगैरह हैं, उसको लगातार वायलेट करता रहता है। तो पॉइंट इज, क्या इंडिया एक चाइना की तरह होना चाहती है? बिल्कुल भी नहीं, राइट। अब यहाँ पर एक इंस्टांस के बारे में बात की गई है बाय द ऑथर। वो बात करते हैं 1956 के बारे में। वो बोलते हैं जिस टाइम सोवियत यूनियन ने यानी कि यूएसएसआर ने इन्वेट किया था ऑन हंगरी। हंगरी कंट्री है। अब देखिए, जिस टाइम उसने हंगरी के ऊपर अटैक किया था, मतलब इन्वेट किया था, उस टाइम भी इंडिया ने यहाँ पर कोई भी स्टेप नहीं लिया था। लेकिन अगर उस टाइम से अगर आप इंडिया को अभी से लिंक करेंगे तो काफी डिफरेंसेस हैं। देखिए 1950s के अगर आप आसपास में देखेंगे तो उस टाइम वेस्टर्न कंट्री जो थी वो इंडिया के साथ बिल्कुल भी नहीं थी, इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अनसिंपैथेटिक थी। और सेकंड चीज, कश्मीर इशू जो था, उस पर्टिकुलर कश्मीर इशू के ऊपर यूएसए और आसपास जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज थे सबके सब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, इंडिया कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम देयर वाज ओनली वन कंट्री मतलब दैट वाज सोवियत यूनियन। सिर्फ यही एक टाइप का ऐसा ब्लॉक था जिसने इंडिया को सपोर्ट किया था, और एक बार नहीं सेवरल टाइम्स इंडिया को यहां पर रेस्क्यू किया था और इंडिया को इस चीज से बाहर निकाला था। बट 75 ईयर्स के बाद अभी के टाइम में ये सिचुएशन पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। राइट नाउ जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो पाकिस्तान के बारे में सेम नहीं सोचती, अभी वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड चीज, उल्टा रशिया जो है, रशिया के पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं और दोनों बहुत ही अच्छे मिलिट्री पार्टनर्स भी हैं। आपको याद होगा जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है, अभी रिसेंटली वो यहाँ पे रशिया में गए थे, उन्होंने यहाँ पे काफी बातचीत की है। द पॉइंट इज, पाकिस्तान यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को रशिया के साथ यहाँ पर एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। और हिस्टोरिकली हम एक चीज और समझ गए हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास कोई भी मैटर को अगर हम लेके जाते हैं तो उसका कोई सॉल्यूशन तो आज तक हुआ नहीं। हमने लगातार कितने सारे हमने स्टेटमेंट्स दिए कि जब पाकिस्तान को अपने जो भी पीओके है उससे पीछे जाना होगा, बट आज तक जो पाकिस्तान है वो अपनी टेरिटरी को छोड़ करके पीछे नहीं गया। लेट मी ट्राई एंड शो यू कि एग्जैक्टली ये चीज क्या है। मैप देखिए, ये चीज ये इंटायर कश्मीर है। अगर ये इंटायर कश्मीर है तो एक्चुअली जब 1950 के आसपास में, सॉरी 1947 के आसपास में, जब महाराजा हरि सिंह जो कि यहाँ के जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे, ठीक है, महाराजा हुआ करते थे, तो उन्होंने एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। उस पर्टिकुलर एक्सेशन के अंदर राइट फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट टू द साउथ पार्ट और फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, ये सारा का सारा रीजन जो है वो मतलब इंडिया के पास मतलब भेजा गया था। बट इसके बावजूद पाकिस्तान ने इस सारे रीजन से यहां पर अटैक किया और इतना एरिया जो है उसको अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया। फाइनली जब जाकर 1947 के अंदर प्रॉब्लम्स रुकती है, तब जाकर यहां पे एलओसी एक टाइप का बनाया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल बनाया गया, और इसी को हम राइट नाउ अपना बॉर्डर मानते हैं। सोचिए, ये सारा का सारा रीजन जो कि एक्चुअली इंडिया का था, ये सारा का सारा पाकिस्तान ने इनडायरेक्टली गलत तरीके से ले लिया था। बट इसके बावजूद हमने यहाँ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर काफी ज्यादा हमने पीसफुल इस चीज को नेगोशिएट करने की कोशिश की। रशिया ने हमारा सपोर्ट दिया, बट इसके बावजूद आज तक इसका सोल्यूशन नहीं निकल पाया, आज तक पाकिस्तान इस चीज से पीछे नहीं हो पाया। तो एक चीज तो हम यहाँ पर समझते हैं कि अगर हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास कुछ लेकर भी जाते हैं तो उसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो एक चीज समझिए, इंडिया अपने नियर फ्यूचर के अंदर अपने टेरिटरी को एक्सपेंड नहीं करना चाहता, राइट। वी नो दिस थिंग एटलीस्ट, ठीक है, कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके पाकिस्तान की टेरिटरी को अपने अंदर मिलाना नहीं चाहता है। सेकंड चीज, अगर मिलाना नहीं चाहता है तो क्यों इंडिया को राइट नाउ रशिया की सपोर्ट चाहिए? ये चीज जो ऑथर है उनको समझ नहीं आ रही है कि क्यों सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हम लगातार रशिया को बैक कर रहे हैं, क्यों हम रशिया का सपोर्ट चाहते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया का जो एकमात्र प्रॉब्लम है वो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का जो इशू है वो कभी भी सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू सॉल्व हो ही नहीं सकता है। तो अगर हमें यहाँ पर बातचीत करनी भी है तो यहाँ पर इस चीज के कारण यहाँ पर बातचीत नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड यहाँ पर आर्गुमेंट। ये बात यहाँ पर ऑथर बात करते हैं डिफेंस सप्लाई के आर्गुमेंट के बारे में। नाउ बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे कहते हैं कि इंडिया रशिया का सपोर्ट इसलिए कर रहा है बिकॉज बहुत मतलब ज्यादा इंडिया जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन रशिया अपने आर्म्स के लिए, अपने बहुत सारे ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए, इन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। ये चीज बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया काफी ज्यादा रिलाई करता है रशिया के ऊपर। इंडिया ने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है, बहुत सारे ऐसे गन्स खरीदे हैं, बहुत सारे एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, बहुत सारे वॉरशिप्स खरीदे हैं, सब कुछ खरीदा है। तो पॉइंट इज, इंडिया रशिया बहुत ही अच्छे डिफेंस पार्टनर्स है। बट द क्वेश्चन कम्स कि क्या रशिया यहाँ पर एकमात्र ऑप्शन है इंडिया के लिए? क्या इंडिया के पास यहाँ पे कोई और ऑप्शंस नहीं है? इंडिया के पास कोई ग्लोबल मार्केट प्रेजेंट नहीं है? क्या इंडिया के पास कोई और दूसरी कंट्रीज नहीं है जहां से इंडिया ये सब चीजें खरीद सके? सोचिए, जो चीजें रशिया हमें प्रोवाइड कर सकता है, सेम चीजें हमें बाकी जितने भी ग्लोबल मार्केट है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और सिर्फ हमें एक चीज चाहिए, दैट इज मनी। अगर हम उनको पैसा देंगे तो डेफिनेटली हमें वो सब चीजें प्रोवाइड करेंगे। एंड इन द पास्ट वी हैव डन सो। हमने स्वीडन से बहुत सारे गन्स खरीदे हैं, ठीक है, हमने यूके से बहुत सारे शिप्स खरीदे हैं, हमने फ्रांस से बहुत सारे एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। द पॉइंट इज, अगर हम दूसरे कंट्री से ये सब चीजें खरीद सकते हैं, सो व्हाई नॉट द अदर थिंग, जो जिस चीज के लिए हम अभी भी रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं। एक चीज और समझिए, पूरा का पूरा जो रशिया है, ऑल्दो रशिया एक मिलिट्री एक टाइप का जो प्रोड्यूसर है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बट जो वर्ल्ड लेवल का जो मार्केट है उसके अंदर जो वर्ल्ड लेवल है वो काफी ज्यादा इसमें डाउन नहीं है। मतलब जो वर्ल्ड लेवल है उसने कहीं ना कहीं रशिया से भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स वगैरह बनाए हुए हैं। द पॉइंट इज कि अगर आपके पास पैसा है तो आपको वो चीजें मिल सकती हैं, जो भी चीज आप सीख कर रहे हैं, जो भी चीज आप चाहते हैं वो सब चीजें आपको मिल सकती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। सो अगर एक चीज समझिए, इंडिया यहाँ पर सिर्फ इस चीज के कारण अगर रशिया के अगेंस्ट मतलब कुछ बोल नहीं रहा है, बिकॉज रशिया इसको अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करेगा, तो कहीं ना कहीं हम अपने एथिकल टर्म से काफी ज्यादा नीचे आ गए हैं एंड वी नीड टू लिफ्ट आवरसेल्फ वंस अगेन। हमें यहाँ पर इस चीजों से बाहर आना होगा।
लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। यहाँ पर है फोर्थ चीज, दैट इज ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि राइट नाउ इंडिया रशिया के मैटर्स में इन्वॉल्व इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज रशिया का जो इन्वेजन है वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्री के अगेंस्ट हुआ है। रशिया यहाँ पर जो ऑल्दो उसने मतलब इन्वेड यूक्रेन के अगेंस्ट किया है, बट इसका स्टेटमेंट कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्री के अगेंस्ट है। तो कहीं ना कहीं ईस्ट और वेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है। सो अगर ये ईस्ट वेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है तो इंडिया को इस बीच में नहीं आना चाहिए और इंडिया को हमेशा इस चीज से बाहर आना चाहिए, मतलब इस चीज से बाहर आना चाहिए। देखिए, अगर आप एक तरफ समझेंगे तो ये चीज सही है। अगर आप कौटिल्य की बात समझेंगे तो ये एक चीज कहीं ना कहीं सही बोलता है। कौटिल्य बोलता है कि अगर दो बहुत ही मेजर पावर्स हैं और दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं तो नेवर गो इन बिटवीन बिकॉज लॉस तुम्हारा ही होगा। ठीक है, कौटिल्य बात सही बोलते हैं। बट द पॉइंट इज, एक तरफ देखिए, एक तरफ यूएसए है, दैट इज राइट नाउ कंसीडर्ड द ग्लोबल सुपर पावर। एक तरफ रशिया है और जो कि अपने पावर को फिर से यहाँ पर कहीं ना कहीं इमर्ज करने की कोशिश कर रहा है, जो कि काफी ज्यादा इमर्ज हुआ है पिछले कुछ पिछले कुछ टाइम्स के अंदर। तो क्या दोनों के बीच का प्रॉब्लम राइट नाउ इंडिया का मैटर नहीं है क्या? फिर यह सिर्फ ये ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है? अगर आप सेकंड तरीके से समझेंगे तो इंडिया को इससे बाहर निकलना चाहिए। देखिए, इंडिया यहाँ पे जिस पर्टिकुलर प्रोवर्ब को फॉलो करता है उसका नाम है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है वर्ल्ड इज अ फैमिली। हम सिर्फ इंडियंस के फायदे के बारे में अगर सोचेंगे तो दैट इज नॉट डन। यहाँ पर इंडिया को पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल फैमिली की तरह सोचना होगा। और फैमिली जो होती है ना, आपस में एक दूसरे की बुलिंग नहीं करते, राइट? सो राइट नाउ अगर इंडिया एक फैमिली का मेंबर है और जिस पर्टिकुलर फैमिली के अंदर रशिया जो है वो यूक्रेन जैसे छोटी सी कंट्री के ऊपर अटैक कर रहा है, उसको बुली करने की कोशिश कर रहा है, तो इंडिया की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मतलब बनती है कि रशिया के ऊपर जो भी स्टेप्स वगैरह हैं वो लिया जाए, जो भी यहाँ पर डिसीजंस वगैरह है वो रशिया के अगेंस्ट लिए जाए, यूक्रेन को यहाँ पर सपोर्ट किया जाए, यूक्रेन को इस चीज से बचाया जाए। बिकॉज यूक्रेन इज बीइंग बुलेड राइट नाउ और रशिया इस चीज को बुली कर रहा है, तो इस चीज से बाहर निकालना यूक्रेन को, ये इंडिया की कहीं ना कहीं एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया एक टाइप का सुपर पावर बनना चाहता है, इंडिया एक टाइप का ग्लोबल पावर बनना चाहता है। सो अगर इंडिया को सुपर पावर और ग्लोबल पावर बनना है तो आपको नहीं लगता है कि इंडिया के पास ये टाइप का, देखिए, ऑल्दो दिस इज एक बहुत अच्छी जगह नहीं है ये रशिया और यूक्रेन के बीच का जो वॉर चल रहा है, दिस इज नॉट द राइट टाइम, बट इंडिया के लिए टाइप का कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी बन सकता था जहां पर इंडिया इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने को एक वर्ल्ड लीडर की तरह इमर्ज कर सकता था। बट इंडिया ने अभी तक इस चीज से पूरी तरीके से एब्सटेन किया, इसके कारण ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पीछे चला गया है। ठीक है, मतलब इंडिया इस चीज को यूज करने के लिए बहुत अच्छा नहीं हुआ है। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू सर, उन्होंने एक चाइना के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया था जिसे बोलते हैं पंचशील अग्रीमेंट। और इस पंचशील के अंदर देयर वर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दोस 5 प्रिंसिपल्स। कौन कौन से? देखिए, फर्स्ट इज दैट वी विल म्यूचुअली रिस्पेक्ट ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। हम एक दूसरे कंट्री के अंदर बेसिकली नहीं घुसेंगे, हम एक दूसरे कंट्री का जो भी सॉवरेनिटी वगैरह उसको प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट करेंगे। सेकंड इज हम नॉन इंटरफेयर करेंगे एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स के अंदर। हम जो भी मतलब आपकी कंट्री के अंदर हो रहा है हम उसके अंदर नहीं घुसेंगे, हमारी कंट्री के अंदर हो रहा है आप हमारे अंदर नहीं घुसेंगे। थर्ड चीज, दोनों कंट्री के बीच में वर्किंग रिलेशन अच्छे चलते रहे, उस चीज के लिए दोनों को फायदा होना चाहिए, इस चीज के बारे में दोनों मिलकर मतलब काम करेंगे। नेक्स्ट इज दोनों आपस में नॉन एग्रेशन रहेंगे, मतलब कि दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। एंड फाइनली पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, मतलब हम दोनों साथ में पीसफुली सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे। नाउ ऑल्दो ये एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, बट इंडिया का जो पंचशील एग्रीमेंट है कहीं ना कहीं ये हर एक कंट्री के साथ डील करता है, हर एक रिलेशन के साथ जिसके साथ इंडिया का भी रिलेशन खराब है उस चीज के साथ एक चीज कहीं ना कहीं काम करता है। अगर आप एक तरफ समझेंगे तो हम 1950s के आसपास में एक कहीं ना कहीं पीसफुल जो कोएग्जिस्टेंस हमारे पंचशील है उस चीज को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बट राइट नाउ इंडिया का विश्व गुरु बोलता है खुद को, अपनी स्टेटमेंट सुना होगा, इंडिया लगातार खुद को एक विश्व गुरु यानी कि वर्ल्ड लीडर की तरह प्रोजेक्ट करता है। अगर इंडिया खुद को एक वर्ल्ड लीडर की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है तो क्या इंडिया एक वर्ल्ड का लीडर होकर यानी कि टीचर होकर क्या इस पर्टिकुलर इन्वेजन के ऊपर स्टैंड लेने से मना कर सकता है? ध्यान सोचिए, इंडिया खुद को विश्व का गुरु बोल रहा है। अगर गुरु बोल रहा है तो इंडिया को तो इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर स्टैंड लेना ही होगा। बिकॉज टीचर कौन होता है? टीचर वो होता है कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, टीचर को रिस्पेक्ट तभी मिलती है जब उसके पास पावर होती है टू स्पीक द ट्रुथ, राइट? और राइट नाउ ट्रुथ ये है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेट कर रखा है एंड यूक्रेन इज अ स्मॉल कंट्री दैट इज बीइंग बुलिड बाय अ लार्ज कंट्री कॉल्ड एज रशिया। दिस इज द ट्रुथ। और इंडिया को अगर इस पर्टिकुलर चीज के अगेंस्ट, अगर इंडिया को सच में यहाँ पर एक विश्व गुरु बनना है, इंडिया को अपना स्टेटमेंट को और ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करना है, तो इंडिया को इसके अगेंस्ट एक टाइप का स्टेप लेना ही होगा, राइट? लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वन। यहां बात करने वाले हैं, लेट्स टॉक अबाउट अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी या फिर मिस्ड डायलेमा, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा चांस हो सकता है कि वर्ल्ड लीडर के ऊपर मतलब वर्ल्ड लीडर के तरह इमर्ज होने का, लेकिन इंडिया ने कहीं ना कहीं इसको मिस कर दिया। 1939 के आसपास में हिटलर ने इन्वेट किया था पोलैंड के ऊपर। बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज आई थी जो कि हिटलर के अगेंस्ट खड़ी हुई थी, मतलब और पोलैंड के साथ खड़ी हुई थी। राइट नाउ रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर। बहुत ही कम कंट्रीज जो कि यूक्रेन के साथ खड़ी हैं जो कि रशिया के अगेंस्ट है, डिस्पाइट द फैक्ट कि रशिया यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है। राइट नाउ रशिया इज नॉट द ग्लोबल पावर। उस टाइम जर्मनी जो था, जर्मनी रोज टू पावर थ्रू इट्स रैंक्स। कुछ सालों के अंदर हिटलर ने अपने कंट्री को जर्मनी को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर्स बना दिया था। तो उस टाइम सोचिए हिटलर इतना पावरफुल था, उसके अगेंस्ट भी, उसके बावजूद भी हिटलर के अगेंस्ट बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पर खड़ी हुई थी। बट राइट नाउ रशिया के अगेंस्ट कोई भी यहाँ पर खड़ी होने को तैयार नहीं है।
नॉट इवन द सुपर पावर्स यानी कि यूएसए या फिर कोई और कंट्री भी इसके अगेंस्ट यहाँ पर मतलब नहीं हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए, इंडिया के पास अगर आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को देखेंगे तो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी बोलता है कहीं ना कहीं नाम के बारे में, नॉन अलाइन के बारे में। इस चीज को तो इंडिया ने पूरी तरीके से कहीं ना कहीं साइड छोड़ दिया है, बिकॉज इंडिया आइडियोलॉजिकली रशिया को सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया अपने जो भी इसके पास अपॉर्चुनिटी थी उसको उसने मिस कर दिया। सोचिए, अगर इंडिया ने इस पर्टिकुलर चीज को यूज किया होता और रशिया को यहां पर किसी तरीके से बातचीत करके काम डाउन करने की कोशिश करता तो इंडिया का स्टेचर ग्लोबल लेवल पे काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकता था। बट इंडिया ने ऐसा नहीं किया। तो अगर इंडिया ने ऐसा नहीं किया तो इंडिया राइट नाउ किस पर्टिकुलर कंट्री के साथ में खड़ा है? सोचिए, रशिया एंड चाइना। रशिया एंड चाइना, दीज आर टू कंट्रीज जो कि सेम टाइप की पॉलिसीज फॉलो करते हैं। रशिया ने भी यहां पर अटैक किया हुआ यूक्रेन के ऊपर, और एक बहुत ज्यादा फियर यह है कि चाइना हो सकता है आगे जाकर ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है। तो दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं है, जो कि दोनों ही अपने अपने खुद के कंट्री के अगेंस्ट में मतलब जो मिलिट्री है उसको यूज करते हैं। द पॉइंट इज कि इंडिया इस पर्टिकुलर ग्रुप का कंपनी नहीं करना चाहता है। इंडिया कभी भी इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर शामिल नहीं होना चाहता है। अगर इंडिया इस चीज के अंदर हुआ भी है शामिल तो कहीं ना कहीं इंडिया अपने इंटरेस्ट को देखकर हुआ है, बट इंडिया को इस पर्टिकुलर ग्रुप से बाहर निकलना होगा। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। रशिया का प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। चाइना का प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अगर आप दोनों के टर्म्स को देखेंगे, व्लादिमीर पुतिन 2000 के अंदर 2000 के अंदर पावर के अंदर आए थे। ही रिमेन्ड इन पावर टिल 2008, देन ही चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया। 2012 में फिर से पावर में आए, 2016 में फिर से पावर में आए, 2020 में फिर से पावर में आए। दिस इज द काइंड ऑफ टर्म्स जो कि व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर रह रहे हैं। शी जिनपिंग के बारे में बात करते हैं। 2012 के अंदर ये यहाँ पर पावर के अंदर आते हैं, 2016 के अंदर ये पावर में आते हैं। 2016 के अंदर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया विद सेड कि एक पर्टिकुलर प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार तक ही प्रेसिडेंट बन सकता है। उन्होंने इस चीज को चेंज कर दिया। 2020 के अंदर थर्ड टाइम ही अगेन बिकेम द प्रेसिडेंट। सेम थिंग, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, दोनों लीडर्स, दोनों ही कंट्री, रशिया और जो चाइना के लीडर्स थे, दोनों ने सेम काम किया। दे मतलब केम टू पावर, उन्होंने अपने इंटरेस्ट को इंक्रीज किया, उन्होंने अपना जो भी पावर था उसको इंक्रीज किया। उसके बाद उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बोलता था कि सिर्फ 2 ही बार आप प्रेसिडेंट बन सकते हो या फिर एक पर्टिकुलर पावर को अटेन कर सकते हो। ओके, ध्यान से सोचिए कि इस पर्टिकुलर क्लॉज को क्यों लाया गया था। क्यों रशिया और चाइना दोनों के ही कंट्री के अंदर ये चीज लिखा हुआ था? देखिए, दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्री थी, तो क्यों उनके कंट्री मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ था कि एक पर्टिकुलर प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार ही बन सकता है? दैट वाज बिकॉज कोई भी ऐसा जो लीडर जिन्होंने इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था वो ये नहीं चाहते थे कि एक सिंगल पर्सन के पास सारी की सारी पावर कंसंट्रेट हो जाए। बट लेट्स मतलब थिंक डाउन द लाइन राइट नाउ, क्या पुतिन के पास सारी की सारी पावर्स नहीं है? क्या शी जिनपिंग के पास सारी की सारी पावर्स नहीं है? तो अगर इनके पास सारी की सारी पावर्स है राइट नाउ और इनका सबसे लंबा टेन्योर इन दोनों मतलब जो प्रेसिडेंट्स उनका रह रहा है, एंड मतलब एक चीज समझिए, मार्क माय वर्ड्स, कि नेक्स्ट 20 इयर्स और सो जब तक व्लादिमीर पुतिन है वो उसके प्रेसिडेंट ही रहेंगे। एंड अगेन शी जिनपिंग ही अगले 20-25 सालों के लिए आप इनको ही चाइना का प्रेसिडेंट देखने वाले हैं। द पॉइंट इज कि दोनों ही यहाँ पर अपने अपने स्टेचर को छोड़ने वाले नहीं है। आपको नहीं लगता है ये चीज कहीं ना कहीं सेम चीज वैसे ही जो कि फासिज्म चल रहा था यूरोप के अंदर? हिटलर ने खुद को मतलब गलत तरीके से चांसलर डिक्लेयर कर लिया था मतलब जर्मनी का, एंड देन वो मतलब डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट कर दिया, बट देयर वाज नो पर्सन, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल पर्सन जो कि यहाँ पर हिटलर के अगेंस्ट मतलब होता है। जो कि मुसोलिनी थे, जो कि इटली के अंदर प्रेजेंट थे, उन्होंने जब खुद को पावर के अंदर लाया कोई भी उनके अगेंस्ट यहाँ पर राइज नहीं कर पा रहा था। द पॉइंट इज उन्होंने लगातार एक्सपेंशनिस्ट के क्लेम्स वगैरह किए, लगातार अपने अपने कंट्री को यहाँ पर मतलब इंक्रीज करने की कोशिश की। सेम चीज यहाँ पर रशिया कर रहा है, सेम चीज यहाँ पर चाइना कर रहा है। बट एक चीज समझिए, यहां पर दोनों कंट्री के बीच में एक कॉमन चीज ये है कि जो यूरोप के जो फासिस्ट जो कंट्रीज थे, जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ये सब में राइट नाउ जो रशिया है वो, जो चाइना है वो, हर एक कंट्री के पास में जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है वो बहुत अच्छे नहीं है। उन्होंने अपने एथनिसिटी को, अपने खुद के लोगों के ऊपर उन्होंने अटैक करवाए हैं, अपने खुद के लोगों को उन्होंने प्रोसिक्यूट किया है रिलीजन के बेसिस पे, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे, एथनिक शोविनिज्म के बेसिस पे, इन सब चीजों के बेसिस पे उन्होंने कहीं ना कहीं अपने खुद के लोगों के ऊपर अटैक करवा रखे हैं। बट अगर आप इंडियंस की बात करेंगे तो इंडिया तो इन सब चीजों को फॉलो नहीं करता है। देखिए, इंडिया के अंदर कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि जहां पर आपको लग रहा होगा कि हाँ इंडिया के अंदर ऐसी चीजें हो रही है, बट द पॉइंट इज कि अगर आप चाइना और रशिया के साथ कंपेयर करेंगे, इंडिया इज नो वन राइट नाउ इन सब चीजों के अंदर। इंडिया के पास अगर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते भी है, दे आर वेरी वेरी लेस, ठीक है, मिनिस्क्यूल है। वी नीड टू टॉक अबाउट दैट, यस वी नीड टू टॉक अबाउट दैट, हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है, बट वी कांट कंपेयर इंडिया एंड चाइना ऑन दिस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव कि कितना ज्यादा यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर आप चाइना के अंदर देखेंगे, चाइना के अंदर जो मुस्लिम्स है, जो कि उइगुर मुस्लिम्स हैं, उनको लिटरली डिटेंशन कैंप्स के अंदर रखा जाता है, मतलब दे आर ट्रीटेड जस्ट लाइक अ प्रिजनर्स। इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स हैं, इंडिया के अंदर जो बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, इंडिया के अंदर माना जाता है कि देयर आर मोर देन 20+ स्मॉल एंड मीडियम रिलीजन्स। इंडिया के पास अगर आप देखेंगे तो मोर देन 10,000 कास्ट एक साथ यहां पर रहते हैं। अगर आप इंडिया के अंदर देखेंगे तो मोर देन लैक्स ऑफ एथनिक ग्रुप्स एक साथ रहते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी दैट वी हैव इन इंडिया राइट नाउ। अगर इंडिया के अपने इस डाइवर्सिटी को मेंटेन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया को इस चाइना और जो रशिया वाला जो ग्रुप है ना, उस पर्टिकुलर ग्रुप से बाहर निकलना होगा। इंडिया को अगर कोई सामने वाली कंट्री कुछ कर रही है तो आपको उसके अगेंस्ट स्टेप्स लेने होंगे, राइट। अगर वो कुछ गलत कर रही है तो उसके अगेंस्ट स्टेप लीजिए। अगर आप स्टेप नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज गलत होगा। देखिए, महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट बोला था। महात्मा गांधी सेड कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो आप गलत हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर आप सही हैं, अगर आप मतलब पर्सन है जो कि कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप गलत होते हुए देख रहे हैं, यू आर नॉट टेकिंग एनी डिसीजन, अगेन यू आर गलत। ठीक है।
ठीक है। अगर आप अपनी तरफ से कुछ गलती नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप उस पर्टिकुलर पर्सन को रोक नहीं रहे हैं जो कि गलत कर रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत ही है। एंड राइट नाउ इंडिया उसी पर्टिकुलर चीज के मतलब रास्ते पे जा रहा है। यहां पर इंडिया को इन सब चीजों के अगेंस्ट कुछ ना कुछ एटलीस्ट देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली आवाज उठाने की जरूरत है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर इंडिया का जो डेमोक्रेटिक नेचर है, जो डेमोक्रेटिक नेचर वो काफी ज्यादा डिमिनिश हुई है, हमारी वैल्यू कम हुई है, बट स्टिल इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। इंडिया लगातार अपने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने की कोशिश करता है। इंडिया ने अभी तक अपनी पंचिल एग्रीमेंट को यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं किया है, राइट। इंडिया ने कभी भी नहीं बोला कि वी वोंट फॉलो पंचिल एग्रीमेंट। एंड पंचिल एग्रीमेंट के अंदर एक चीज क्या था, नॉन अग्रेशन। नॉन अग्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई भी कंट्री एक दूसरे कंट्री के ऊपर कोई भी अग्रेशन शो नहीं करेगी। अब इंडिया अपने खुद के ही जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स है, जो भी इंटरनेशनल नॉर्म्स वगैरह हैं, उसके अगेंस्ट नहीं कुछ बोल सकती है। इंडिया अपने खुद के ही नॉर्म्स को वायलेट नहीं कर सकती। और क्यों वायलेट नहीं कर सकती, देखिए इंडिया जस्ट बिकॉज इस फियर के कारण कि रशिया हमें अपने मतलब आर्म्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करेगा, या फिर हमें अपनी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हमें सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगा, इस चीज के अगेंस्ट में इंडिया मतलब जस्ट सिर्फ इस चीज के कारण इंडिया यहाँ पर रशिया को सपोर्ट नहीं कर सकती। यहाँ पर अगर इंडिया ऐसा करती है तो कहीं ना कहीं हम एक ऑस्ट्रिच की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो हम जानते हैं ऑस्ट्रिच क्या होता है। ऑस्ट्रिच एक टाइप का बर्ड होता है ना। मैं आपको इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। देखिए ऑस्ट्रिच एक ऐसा बर्ड होता है ना, जो कि माना जाता है कि जब भी इसके आसपास में कोई डेंजर होगा ना, जो भी इसके आसपास में कोई डेंजरस सिचुएशन होगा, व्हाट इट विल डू इज वो अपने सिर को ना जमीन के अंदर डाल देता है। ठीक है, मतलब पॉइंट इज अगर यहाँ पर ऑस्ट्रिच है तो क्या करेगा वो, मतलब वो इस तरीके से परसीव करता है कि आसपास में, रुकिए मैं आपको शो करता हूँ। ठीक है, इस पर्टिकुलर इमेज को देखिए दिस इज ऑस्ट्रिच। क्या होता है जब भी इसके आसपास में कोई सिचुएशन होता है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है ना, तो ये इस तरीके से एक्ट करता है कि मतलब मैं प्रॉब्लम देख ही नहीं रहा। बट एक चीज समझिए, अगर हम प्रॉब्लम देख नहीं रहे इसका ये मतलब नहीं कि प्रॉब्लम वहां पर है नहीं। ऑस्ट्रिच अपने सिर को यहाँ पर जमीन के अंदर डाल देता है, और डालने के बाद ऑस्ट्रिच इस तरीके से बिहेव करता है कि मैंने किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखा ही नहीं है, राइट। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आसपास में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोचिए जस्ट सपोज कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर सैंडस्टॉर्म आ रहा है, ठीक है, और ऑस्ट्रिच को पता है कि ये प्रॉब्लम है, तो इंडिया मतलब ऑस्ट्रिच ने ये डिसाइड किया कि ठीक है, अगर मुझे प्रॉब्लम को देखना नहीं, मतलब प्रॉब्लम को अगर फेस नहीं करना है, तो मैं सिंपली मतलब अपने सिर को इसके अंदर डाल देता हूं। इससे क्या होगा, मुझे प्रॉब्लम दिखेगी नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं चलेगा। बट आपको क्या लगता है, अगर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ना देखने के कारण अगर ऑस्ट्रिच अपने सिर को यहाँ पर डाल भी देता है जमीन के अंदर, तो क्या सैंडस्टॉर्म इसको हिट नहीं करेगा? डेफिनेटली हिट करेगा। द पॉइंट इज कि प्रॉब्लम को ना देखना इज नॉट अ सॉल्यूशन। सिमिलरली आजकल जितने भी बहुत सारे लोग हैं, वो लोग भी ऐसा मतलब इस पर्टिकुलर टाइप का सॉल्यूशन अपनाते हैं। जब वो जैसे आसपास में प्रॉब्लम आते हैं, क्या करते हैं, वो अपने आप को छुपा लेते हैं, वो इस तरीके से परसीव करते हैं कि हमारे आसपास कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम इसे देख ही नहीं रहे। द पॉइंट इज सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज टू फेस दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगर आप उसको फेस करेंगे तो आप सही डिसीजंस ले सकते हैं, आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, आप उसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके ढूंढ सकते हैं। नाउ अगर आप जिस चीज के ऊपर बिलीव करते हैं, अगर आप उसके लिए स्टैंड करते हैं, अगर आप उसके सपोर्ट में स्टैंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो भी देखिए प्रॉब्लम्स आएंगी, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व ही होंगी। और इस चीज के लिए हमारा जो प्रिंसिपल्स है, हमें उस प्रिंसिपल को सपोर्ट करना होगा। अगर आप इंडिया एज अ नेशन के बारे में बात करेंगे, तो इंडिया ने ओवर द ईयर्स अपने प्रिंसिपल्स को बनाया, अपने सिद्धांतों को बनाया है। हम जस्ट एक पर्टिकुलर चीज के कारण अपने प्रिंसिपल्स को यहाँ पर फिनिश नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई इंडिया का जो प्रिंसिपल है, वो सिर्फ इंडिया का एक टाइप का इंटरेस्ट नहीं है, इंडिया का अपने खुद के रिवॉर्ड है। सोचिए जब पूरी की पूरी कंट्री दो पोल के अंदर डिवाइडेड थी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, इंडिया चोज टू रिमेन नॉन अलाइंड। अगर इंडिया ने चूज किया था यहाँ पर नॉन अलाइंड रहना, तो ये शो करता है कहीं ना कहीं इंडिया का रिजॉल्व, इंडिया का विल पावर बहुत ही स्ट्रांग था। और इस चीज के कारण इंडिया को यहाँ पर इस चीज को एक बार फिर से रीट्रेट करना होगा। इंडिया को किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया का इस पर्टिकुलर इन्वेजन को रोकना होगा। ठीक है, इंडिया को एक वर्ल्ड लीडर की तरह अगर इमर्ज होना है, तो इंडिया के पास ये एक टाइप का अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। ये ऑल्दो एक जो यूक्रेन है और रशिया है, उनके बीच का वॉर चल रहा है, बट इंडिया इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने खुद के इंटरेस्ट को भी फॉलो करेगा। अगर इंडिया इस चीज को मतलब पूरी तरीके से रोकने की कोशिश करता है, तो उसके थ्रू क्या होगा, यूक्रेन के जो लोग होंगे उनकी भी जान बचेगी और ये प्रॉब्लम जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। सो ये थे हमारे दोनों ट्यूटोरियल्स। आई होप आपको दोनों चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। हमने दोनों चीजों की काफी मतलब डिटेल के अंदर इसको बात करने की कोशिश की। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।